हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 4 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी कूलॉम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। पहले ये जानते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो कोई भी चालक इन द सेंस चालक तो सबको पता ही होगा, जो इलेक्ट्रिक को अपने से पास करने देता है उसको चालक कहते हैं। तो किसी चालक में आवेश यानी एक तरह से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, यानी कि जितना समय में, प्रति इकाई समय में जितना इलेक्ट्रॉन पार कर रहा है उसे ही विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा को बताने के लिए हम यहाँ पे विद्युत धारा को I से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा को I से डिनोट किया जाता है। I बराबर Q आवेश को कहते हैं। आवेश अब बटा में T यानी कि समय। बताएं अभी प्रति इकाई यानी कि समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का इकाई एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान क्या होता है? पहले तो जानते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते किसको हैं। तो कोई दो पिंड जिसका मास बोले तो द्रव्यमान m1 माना पहला वस्तु का द्रव्यमान, दूसरे वस्तु का m2, इनके बीच की दूरी r लिया जाता है, स्मॉल r से डिनोट करेंगे। इनके बीच में जो लगने वाला बल है उसको डिनोट किया जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है m1 इंटू m2, और यही F दोबारा में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है 1/में r2 के। तो इससे एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है जिसको हम बोलेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बटा में r2 का स्क्वायर। और ये जब ये F को हम ये जो समानुपात का चिन्ह है जब इसको हटाते हैं तो यही को लिखेंगे G m1 m2 बटा में r2। इस G एक यहाँ पर नियतांक होता है। नियतांक बोले तो कांस्टेंट, यानी इसका अपना कुछ फिक्स मान होता है। तो G का फिक्स मान क्या होता है? तो G का फिक्स मान होता है G बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे। ऑप्शन नंबर ए 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर पर केजी, ये बताए थे नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 6.67408 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब पर केजी स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे पर केजी स्क्वायर नहीं है, पर केजी का भी स्क्वायर क्या है, यानी कि दूसरा में भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाए, तीसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा आंसर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि चौथा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस खाली स्थान स्थित होता है। पहले तो समझेंगे उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। उत्तल दर्पण उसको बोलेंगे जैसे कि ये मेरा एक दर्पण है जिसका बाह्य भाग यानी ये वाला जो उभरा हुआ भाग रहेगा ये मेरा कहलाएगा उत्तल दर्पण, और ये अंदर से ये वाला चीज कलई किया हुआ रहेगा,
तभी ना दर्पण में एक साइड कलर किया हुआ रहता है और एक साइड नहीं। तो ये वाला पार्ट मेरा उत्तल दर्पण कहलाएगा। यहाँ से एक लाइन खींचा जाता है, तो ये वाला मेरा कहलाता है, लाइन को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष, ये वाला पीच वाला जो है इसको पी से डिनोट करते हैं, यानी पोल। फिर यहाँ पे हम एक फोकस बनता है, फोकस, और ये होता है वक्रता केंद्र, यानी कि ये जब पूरा गोला जब बनता है इस टाइप से, इसको थोड़ा हम बड़ा ले लिए हैं, तो उसी का केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो ये हुआ मेरा फोकस, यही फोकस के बारे में पूछ रहा था। अब ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। ऑप्शन में बोल रहा है उत्तर दर्पण का मुख्य फोकस खाली स्थान स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए दर्पण के पीछे, ऑप्शन नंबर बी मुख्य अक्ष के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी दर्पण के सामने, ऑप्शन नंबर डी मुख्य अक्ष के नीचे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण के पीछे। अभी दिखाएं, दर्पण आगे में बन रहा था और उसके पीछे साइड क्या था, फोकस था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक खाली स्थान होता है। ये सिर्फ रटने वाला क्वेश्चन है, तो इसको रट लीजिएगा, काम चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.32, ऑप्शन नंबर बी 2.42, ऑप्शन नंबर सी 2.23, ऑप्शन नंबर डी 2.24। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2.24 इसका सही जवाब होगा। हीरा का अपवर्तनांक 42 होता है। और हीरा सबसे कठोर भाग माना जाता है, और हीरा को अगर हम लोग हीरा का ताप और विद्युत का बोला जाएगा, तो ये दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। ये 2-3 चीज बस इसमें ध्यान रखने का था। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब है क्वेश्चन 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलॉम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। कल यही वाला चीज को हम समझाए थे कि ये भी उसी तरह है कि जैसे कि कल हम एक फॉर्मूला बताए थे, W बराबर क्या बताए थे, कोई बताएं? W बराबर Q इंटू V, बिल्कुल सही। तो ये एक क्या हो गया, मतलब किया गया कार्य, और ये टोटल हो गया Q मेरा क्या हो गया, यानी आवेश, वही कूलॉम में जो दिया हुआ है वो, और वोल्ट जो विभवांतर दिया हुआ है वो। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन देख ले रहे, क्या बोल रहा है, 17 वोल्ट विभवांतर दिया हुआ और 5 कूलॉम। तो बस W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V, यानी कि 17 वोल्ट हो गया, और ये कितना दिया हुआ, गुने 5, 17 5 क्या हो जाएगा, यानी कि 85, और वर्ग का यूनिट क्या होता है, जूल। अब देख ले रहे किस ऑप्शन में ये है। ऑप्शन नंबर ए 75 जूल, ऑप्शन नंबर बी 40 जूल, ऑप्शन नंबर सी 85 जूल, ऑप्शन नंबर डी 45 जूल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, 85 जूल। किसी को अगर दिक्कत रहेगा तो वो कमेंट में पूछ सकता है, हम अगले वीडियो में और इसको क्लियर से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। खाली स्थान की एसआई इकाई ओम होती है। तो कल नहीं, शायद फर्स्ट डे टेस्ट 1 में हम थोड़ा सा एक नियम बताए थे, ओम का नियम। उसमें भी V इक्वल टू जो IR लिखाए थे, R यानी कि रेसिस्टेंस का ही होता है। R को हम लोग प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो किस ऑप्शन में प्रतिरोध है उसको ढूंढेंगे और डायरेक्टली टिक मार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत धारा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी विद्युत आवेश, ऑप्शन डी प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का ही ऐसा ही मात्रक होता है ओम, और ये ओम के नियम से आता है।
ओम का नियम अगर बोलिएगा तो फिर से हम बता दे रहे हैं। ओम का नियम से V = IR जनरेट होता है। यानी पहले बताते ओम सॉरी, ओम का नियम बताता है कि कोई भी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है ना, यानी कि एक कैसे बोला जाए, ये है मेरा कोई भी चालक है, यानी कि कोई भी तार ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उनके बीच का जो विभवांतर, यानी कि इसमें जो वोल्टेज होता है उसमें जो प्रवाहित धारा जो सीधे प्रवाहित हो रही है, तो V = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। यही I जब हटता है तो ये मतलब कि R एक नियतांक बनता है, यानी कांस्टेंट। फिर यहीं पर से रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का फॉर्मूला निकल करके आता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाले धातु का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर A टंगस्टन, ऑप्शन नंबर B कॉपर, ऑप्शन नंबर C क्रोमियम, ऑप्शन नंबर D निकेल। तो ये हम कल सेम क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन में कल फिलामेंट के बारे में पूछ रहा था, आज फिलामेंट का पूछ दिया कि वो फिलामेंट कैसे बना है। कल हम अपने वीडियो में एक ही ज़्यादा करके बता दिए थे कि फिलामेंट टंगस्टन का ही बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A टंगस्टन। यानी 7 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर A। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला पेनिसिलिन। क्या पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है? हाँ, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने किया है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। अब पूछ रहा चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया है, ये भी बिल्कुल सही है। गलत क्या है? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? टेलीफोन का आविष्कार किया है ग्राहम बेल ने। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D क्या है? पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो ये उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। यानी 8 का क्या है? ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग मूव करते हैं। अब बता रहा राइबोसोम खाली स्थान के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर A वसा, ऑप्शन नंबर B लिपिड, ऑप्शन नंबर C प्रोटीन, ऑप्शन नंबर D स्टार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C प्रोटीन के बने हुए होते हैं। राइबोसोम के बारे में हर कोई जानता होगा, और नहीं जानता है तो इसको कोशिका के चैप्टर में बहुत डीपली पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर C 9 का ऑप्शन नंबर C है, करेक्ट आंसर होगा। फिर ऑप्शन नंबर 10 में बोल रहा है दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसको याद रखने का सबसे सही तरीका हम एक बताते हैं कि पहले ऑप्शन पढ़ ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी विब्रियो, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर डी स्पिरिल्ला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही आंसर है। लैक्ट का मतलब ही होता है दूध से रिलेटेड होता है, तो दूध से दही बन रहा है। अगर याद रखने का तरीका है तो ऐसे करके याद रखा जा सकता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है? ऑप्शन नंबर ए श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स और लाल रक्त कणिकाएं दोनों, ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स ही क्या करता है, जब हम लोग के आप लोग देखे होंगे कहीं पे कट जाता है या छट जाता कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पर अगर आप गौर से देखिएगा तो एक पतली सी रेड कलर की झिल्ली आ जाती है जो ब्लड को बहने से रोकती है। वही झिल्ली को हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं।
अगर वो किसी को में अगर प्लेटलेट्स की बहुत कमी हो जाएगी तो उसका कहीं पे अगर ब्लड कट हुआ तो वो रुकेगा नहीं और उसकी वजह से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए प्लेटलेट्स कम होता है तो अक्सर लोग परेशान होने लग जाते हैं। सॉरी। रक्त 3 प्रकार का होता है। रक्त कणिकाएं कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो पहले हम लोग जानते हैं, ऑप्शन को पढ़ ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, इनमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा लगभग 80% है। फिर ऑप्शन नंबर सी, यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतियों का समन्वय करते हैं। तो 12 का क्या हो जाएगा? क्या पूछा था क्वेश्चन, गलत है कि सही है? एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। प्रमस्तिष्क के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो प्रमस्तिष्क के बारे में ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, यानी प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गति का समन्वय करता है। ये बात क्या है? ये बात गलत है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो गया ना, तो इसको हम बस टिक मार दे रहे हैं। बाकी आप जो 3 सही है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन 13 पे हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो ऑप्शन नंबर ए, दालें। ऑप्शन नंबर बी, शहद। ऑप्शन नंबर सी, मांस। ऑप्शन नंबर डी, दूध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूध। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि दूध में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, फॉस्फोरस होता है, आयोडीन होता है, मतलब कि फेरस जिसको लोहा बोलेंगे, आयरन बोलेंगे, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन B12 होता है, फिर प्रोटीन, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है। यानी कि ये पूरी क्या है? संतुलित आहार है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर संक्रमण रोग का उदाहरण है? गैर संक्रमण यानी कि जो मतलब कि होता है ना, जैसे कि टच से या किसी का सिरिंज यूज़ करने से, किसी का कट जाने से, अगर कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, कुछ भी, ये सब मतलब कि फैलने वाला जो रोग होता है, वो फैलने वाले को संक्रमण बोलेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है गैर संक्रमण कौन सा है? तो टाइफाइड फैलता है, निमोनिया भी फैलता है। ऑप्शन नंबर सी, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा। तो ये 3 ऑप्शन ऐसा है जो संक्रमणीय रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि उच्च रक्तचाप, ये क्या होता है? उच्च रक्त मतलब कि गैर संक्रमण में और भी बीमारी को लिया जा सकता है। उच्च रक्तचाप तो हुआ ही, मोटापा भी इसी में आ जाता है, मोटापा फैलता नहीं है। फिर मधुमेह फैलता नहीं है। ये सब इसके उदाहरण हैं। ऑप्शन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। टेरिडोफाइट खालिस्तान होते हैं। ये भी पादप जगत का एक क्वेश्चन है। तो पादप जगत को हम बताए थे कि पादप जगत ऑलरेडी अपने आप में एक पूरा बहुत बड़ा लेक्चर है। इसका ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, नॉन पेनेट्रेशन के बीज। ऑप्शन नंबर बी, बीज रहित संवहनी पौधे। ऑप्शन नंबर सी, बीज संवहनी पौधे। ऑप्शन नंबर डी, संततियों के बीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज रहित संवहनी पौधे को क्या कहा जाता है? टेरिडोफाइट कहा जाता है। यानी कि ये बीज रहित होता है। टेरिडोफाइट जो होता है वो कैसा होता है? बीज रहित होता है, बिना बीज के होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग
16 पे आएंगे, पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ये वाला हम शायद परसों क्वेश्चन करवाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी रिस्पिरेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रेस्पिरेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इवापोरेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इसका इंग्लिश टर्म और हिंदी टर्म दोनों यार सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, इसके लिए माफ कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं हिंदी में। तो दोनों टर्म कहीं कहीं कोई कोई ऐसा चीज़ है जिसको आपको दोनों टर्म याद करना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसपिरेशन भी और वाष्पोत्सर्जन भी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? बहुविखंडन का मतलब होता है कि वो पहले तो यहाँ पे ईस्ट, ऑप्शन हम पढ़ दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी प्लानेरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय जीव होता है जो बहुत छोटे छोटे कोशिका में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये बहुविखंडन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जबकि ईस्ट और हाइड्रा में देखे होंगे मुकुलन की प्रक्रिया होती है। हाइड्रा का अगर कहीं पे पार्ट कट कर दिया जाएगा तो वहां पर से वो दूसरा वाला निकलने लग जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में आते हैं। अब बता रहा है 18 का, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो ऑप्शन नंबर ए आलू, ऑप्शन नंबर बी टमाटर, ऑप्शन नंबर सी कद्दू, ऑप्शन नंबर डी प्याज। तो किसका हो जाएगा? आप लोग को क्या लग रहा है किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आलू का नाम हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में। आज का सेट थोड़ा इजी है, तो आई होप कि सारे बच्चे लोग मतलब कि सभी का ऑलमोस्ट 20 प्लस सही रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत ईजी है। मतलब 2-4 क्वेश्चन हर टेस्ट में थोड़ा टफ रहता है, पर ये वाला आज इजी है। खाली स्थान एक यौगिक नहीं है। यौगिक दो तत्वों से मिलकर के, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो बनता है उसको यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे देखना है किसका किसका फॉर्मूला है। लेड, ऑप्शन नंबर ए लेड, ऑप्शन नंबर बी चॉक, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। अब सब बोलेगा चॉक, चॉक का क्या होता है फॉर्मूला? कुछ नहीं होता है। तो चॉक भी एक चूना का बना हुआ रहता है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, CaCO3। ये क्या है? यही है कैल्शियम कार्बोनेट। तो चॉक का भी एक क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। सी का भी दिया वही, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी अकेला बचा क्या है, कौन यौगिक नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल हैं? तो इसको सिर्फ पढ़ना है और टिक मारना है। पहला कार्बन, कार्बन के लिए हम लोग क्या होता है, कार्बन C होता है, तो 2 अक्षर तो शामिल नहीं है, तो ये वाला नहीं हो सकता। फिर बोल रहा आयोडीन, आयोडीन के लिए सिर्फ I होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। लोहा, लोहा के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, Fe यूज करते हैं। फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए सिर्फ हम लोग F यूज करते हैं, यानी ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब फिल इन द ब्लैंक्स। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान के बारे में आप लोग देख रहे होंगे, शुरू से नोटिस कर रहे होंगे कि टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4 में भी आज आणविक द्रव्यमान के बारे में, इसलिए ये बता रहा है कि मतलब आप लोग को ये चीज़ हमेशा इतना ये सब याद रहना चाहिए, बन जाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा H2SO4।
तो पहले हाइड्रोजन का बताया है 1 × 2 प्लस सल्फर का क्या होता है, सल्फर का 16 होता है परमाणु संख्या, परमाणु भार क्या होता है 32, यानी 1 × 32 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है परमाणु संख्या, 16 होता है ये, प्लस 16 × 4, तो 2 एकम 2 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 16 चौके 64, जोड़ लीजिए 4 2 6 2 8, ये 6 3 9, यानी 98 यूनिट। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, 99 यूनिट, 96 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 90 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी 98 यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 यूनिट। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे कल ये वाला बताया था, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दिया रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग इसको जोड़ करके भी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर का तत्व है। 2 + 8 + 4 क्या हो जाता है 14, तो 14 किसका होता है, पोटेशियम का नहीं, सिलिकॉन का, मैग्नीशियम का, सोडियम का नहीं, बिल्कुल सही सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन का 14 होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23, विद्युत संयोजी यौगिक खाली स्थान में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठोस अवस्था, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी केरोसिन, ऑप्शन नंबर डी गलित अवस्था। तो विद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं तो वो कैसे गलित अवस्था में क्या करते हैं, चालन को प्रदर्शित करते हैं, विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे आते हैं। वॉशिंग सोडा खाली स्थान है, एक उदासीन लवण है, ऑप्शन नंबर बी एक क्षारक है, ऑप्शन नंबर सी एक अम्लीय लवण, ऑप्शन नंबर डी एक क्षारकीय लवण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक क्षारकीय लवण है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी एक क्षारकीय लवण है। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो वो कमेंट में दिक्कत को लिख सकते हैं। और ये सबसे आसान और सबसे लास्ट क्वेश्चन, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये तो हम लोग क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कौन सा धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सोडियम। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो उस चीज़ को लिख सकते हैं, हम लोग और इम्प्रूवमेंट का काम करेंगे। और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।